हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी एचएससी एडवर्टीजमेंट 47 का जो पेपर हुआ था उसको। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिला है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 70 प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम शुरू करेंगे। 31 क्वेश्चन है, समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया है? फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं दुर्खीम है, पार्सन्स हैं, मर्टन है और स्पेंसर हैं। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पूछ रहा है दृष्टिकोण सबसे पहले किसने दिया है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि प्रकारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक या उसके फाउंडर कौन माने जाएंगे। सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया है, शब्द क्या दिया है, किसने अभिव्यक्त किया है। तो सबसे पहले ये विचार अभिव्यक्त किया था आपके स्पेंसर ने। लेकिन अगर यहाँ पर पूछता कि इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो वो आपके दुर्खीम माने जाएंगे। ठीक, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है किसने एक्सप्रेस किया है, तो वहाँ पर आपके स्पेंसर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऑप्शन में आपके हैं समष्टि स्तर सामाजिक अन्योन्य क्रिया, व्यष्टि स्तर सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया, या फिर ये सभी। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो पर्सपेक्टिव है ये फोकस करता है जितने भी सोशल और नॉन सोशल जो अस्तित्व हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो आपका है ये सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच में अंतःक्रिया। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सामान्यीकृत अन्य, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं जनरलाइज्ड अदर, की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन में आपके ब्लूमर है, मीड है, गॉफमैन है और कूले हैं। तो ये आसान सा प्रश्न है। सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य का कॉन्सेप्ट दिया है जीएच मीड ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? परेटो की तार्किक क्रिया में कौन सी बात उन्होंने अभिव्यक्त करी है? ऑप्शन में है व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो परेटो है ये इनका जो क्रिया का सिद्धांत है इसमें ये बात करते हैं व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया के बारे में भी और उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया के बारे में भी, यानी सब्जेक्टिव लॉजिकल एक्शन और ऑब्जेक्टिव लॉजिकल एक्शन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों यहाँ पर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करता है? विवेकीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसके लिए मैक्स वेबर ने कौन सा टर्म यूज़ किया है? इंस्ट्रूमेंटल रीजन रैशनैलिटी है, मीन्स एंड रैशनैलिटी है, इमोशनल रैशनैलिटी है, या फिर ट्रेडिशनल रैशनैलिटी है। तो यहाँ पर उन्होंने रैशनैलिटी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है मैक्स वेबर ने? तो मैक्स वेबर प्रयोग करते हैं मीन्स एंड रैशनैलिटी, या इसको बोलते हैं हिंदी में साध्य साधन विवेकीकरण। ये अगर आपने वेबर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साध्य साधन विवेकीकरण की बात करते हैं मैक्स वेबर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये पुस्तक के लेखक पूछ रहा है कौन है? द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन में आपके मर्टन है, कार्ल पॉपर है, SF नॉडेल है और लेवी स्ट्रॉस हैं। तो द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये पुस्तक है आपके नाडेल की। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। मर्टन की पुस्तक एक है, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जिसको आ रहा है वो कमेंट करके बताएगा।
अगला प्रश्न है, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन में मार्क्स हैं आपके, सिमेल हैं, डेरेनडॉर्फ हैं और कोजर हैं। तो बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता लाता है या संघर्ष प्रकार्यात्मक है, ये बात आपके थोड़ा थोड़ा सिमेल भी करते हैं और कोजर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट ये जो कोटेशन है, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, ये संबंधित है आपके कोजर से। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने दी थी? तो ये मैंने कई बार करवाया हुआ है। मिडिल क्लास थियरी मार्क्सिस्ट एनालिसिस में किसने किया है? ऑप्शन में आपके हैं ओसोवस्की, रेमंड एरो हैं, GDH कोल हैं, डेरेनडॉर्फ है। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका होगा डेरेनडॉर्फ। डेरेनडॉर्फ ने यह अवधारणा दी है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच में बांटा गया है? वास्तविक द्वंद्व तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच में किसके द्वारा बांटा गया है? ऑप्शन में है कोजर, सिमेल है, मार्क्स है और डेरेनडॉर्फ है। तो रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पर पूछी जा रही है और ये बात आपके करते हैं लुईस कोजर, यथार्थवादी अयथार्थवादी लुईस कोजर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? ऑप्शन में अल्थुजर हैं, कोजर हैं, कॉलिंस हैं और डेरेनडॉर्फ हैं। तो संघर्ष यदि हो जाए तो समाज में तनाव थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है, ऐसा कौन मानता है? तो ये मानना है आपके अगेन लुईस कोजर का। लेविस कोजर यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए कोजर से कितने सारे प्रश्न एक ही पेपर में आ जा रहे हैं, तो कई बार ना क्वेश्चन पेपर बनाने वाला एक ही थिंकर से बहुत सारे प्रश्न पूछ लेता है। अब यहाँ पर कोजर की भरमार है। पिछली बार आपने अगर देखा होगा एडवर्टीजमेंट जो 50 था तो वहाँ पर रिसर्च से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? 19वीं सदी में समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? ऑप्शन में है विकास, आधुनिकता, प्रगति और उद्विकास। तो 19th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। 19th सेंचुरी में उद्विकास या इवोल्यूशनरी थियोरी आई थी, इसका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहा है। तो उद्विकासवादी जो विचारधारा है उसका प्रभुत्व रहा है। ये स्टार्ट किया आपके स्पेंसर ने और उसके बाद इसको बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, तो इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा, बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग निर्माण आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? जन्म के आधार पर, कार्य के आधार पर, समान हितों के आधार पर या उक्त में से कोई नहीं। तो वर्ग निर्माण किस पर आधारित होता है? बर्थ पर, वर्क पर या कॉमन इंटरेस्ट पर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वर्ग निर्माण की बात हो रही है यहाँ पर, और जो वर्ग निर्माण है ये एक तो आपका कॉमन इंटरेस्ट पे हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन। और दूसरा कई बार समान कार्य के आधार पर यानी समान परिस्थितियों के आधार पर भी बन जाता है। तो यहाँ पर एक से दो ज़्यादा सही हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो प्रश्न है इसको डिलीट किया गया था, आयोग के द्वारा ये डिलीटेड प्रश्न माना गया है। तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे कि वर्ग के बेसिस पे भी हो जाता है कई बार और समान हितों के आधार पर भी हो जाता है। तो दोनों यहाँ पर सही होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में पुस्तक का नाम पूछा गया है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में है CW मिल, सोरोकिन है, मिल्टन सेंगर है और मर्टन है। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक पूछी गई है और ये भी आसान सा प्रश्न है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक है CW मिल्स की। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का प्रयोग किया? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्कोमिनेंट वेरिएशन, मेथड ऑफ कॉन्कोमिनेंट वेरिएशन, सहसंबंध अंतर विधि। ऑप्शन में है वेबर, डेरेनडॉर्फ है, दुर्खीम है और उसके बाद फिर आपके पार्सन्स हैं। तो सहसंबंध अंतर विधि का जो प्रयोग है या तुलनात्मक अंतर विधि का जो प्रयोग है ये किया है आपके दुर्खीम ने। इन्होंने तुलनात्मक रूप से डिफरेंस निकालने की कोशिश करी है। तुलनात्मक मेथड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, सहसंबंध अंतर विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है दुर्खीम ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक मृतक संस्कृति
जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। तो समसामाजिक संस्कृति को मृतक संस्कृति किसने बताया है? ऑप्शन में आपके बोर्डिलार्ड है, उल्रिच बेक है, मिशेल फुको है और ल्योटार्ड है यहाँ पर। तो समसामयिक समाज को मृतक संस्कृति बताया है बोर्डिलार्ड ने। अब ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके ग्रीन बुक में जो आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारकों की जो मैंने बताई है दोषी जैन की, उसमें भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो उच्चतर समाजशास्त्रीय विचारकों की है दोषी त्रिवेदी की, तो उसमें भी मिल जाएंगे। अगर आपको वो बुक परचेस करनी है तो यहाँ पर मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न वहाँ से आए हैं। बोर्डिलार्ड यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? ऑप्शन में 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो इन्होंने 4 चरण बताए हैं, 4 चरण वैज्ञानिक पद्धति के। अब ये जो देखो मेथोडोलॉजी के जो प्रश्न हैं इसके लिए आप 2 बुक्स ले सकते हो। एक तो मैंने हरिकृष्ण रावत की बताई है तो वो बहुत बढ़िया है, या फिर राम आहूजा की है, तो वहाँ से भी आपके रिसर्च के प्रश्न छूटेंगे नहीं, कि सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। तो लुनबर्ग ने साइंटिफिक मेथड के 4 चरण बताए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? ऑप्शन में दाय भाग का नियम है, सपिंड का नियम है, मिताक्षरा का नियम है, प्रवर का नियम है। तो परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का भाग होगा या उसका अधिकार होगा, ये बात होती है मिताक्षरा परिवार के नियम में, मिताक्षरा में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। उत्तराधिकार के 2 नियम चलते हैं अपने यहाँ पर, एक दाय भाग है, एक मिताक्षरा है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होगा, यह मिताक्षरा परिवार के नियम में बात होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? ऑप्शन में आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक शक्ति है, भूमि स्वामित्व है, पवित्रता एवं प्रदूषण है। तो जातियों के बीच में दूरी या उनके बीच में संस्तरण किस आधार पर बना रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो जातियों के बीच में जो संस्तरण है या जो दूरी है वो बनी रहती है सुचिता और प्रदूषण, यानी प्योरिटी और पोल्यूशन के आधार पर। और ये जो प्रश्न है ये ड्यूमा से पूछा गया है। ड्यूमो, लुइस ड्यूमो एक इंडियन थिंकर हैं, तो उन्होंने बताया था कि सुचिता और प्रदूषण या पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर जातियों के बीच में संरचनात्मक दूरी बनी रहती है। ठीक, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और ड्यूमो इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? ऑप्शन में है एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी हैं, आंद्रे बेते हैं और यहाँ पर वाई.बी. दामले हैं। तो द्वंद्वात्मक पर्सपेक्टिव यहाँ पर पूछ रहा है, डायलेक्टिक अप्रोच। तो ये आपका डी.पी. मुखर्जी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी.पी. मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं ये सब क्या हैं या किसका भाग है? ऑप्शन में आपके है संस्कृति, सभ्यता, लोक रीतियाँ और परंपरा। तो टायलर ने बताया था कि ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और जो अन्य योग्यताएं हैं ये सभी किसका भाग होती हैं? संस्कृति का भाग होती हैं। तो ये सब कल्चर का पार्ट है। ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जातीय स्तरीकरण में श्रेणीकरण की अवधारणा को प्रारंभ किया? श्रेणीकरण को बोलते हैं कास्ट, क्या है वो, एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की इन कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन। ऑप्शन में एम.एन. श्रीनिवास है, लुइस ड्यूमर है, एस.सी. दुबे हैं और एफ.जी. बेली है। तो जातीय स्तरीकरण में संस्तरण या स्तरीकरण की जो अवधारणा है इसका अध्ययन किया है लुइस ड्यूमो ने। और अभी मैंने बताया कि उसका आधार इन्होंने क्या बताया था? सुचिता और प्रदूषण बताया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? स्थैतिकी और गतिकी। ऑप्शन में स्पेंसर है, पार्सन्स है, अगस्त कॉम्ट है, कार्ल मार्क्स है।
कल मैं आपको पीजीटी रिवीजन की क्लास जब करवा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि सामाजिक स्थैतिकी और गतिकी समाजशास्त्र के ये 2 भाग बताए हैं किसने, आगस्त कॉम्ट ने। तो ये कल मैंने रिवीजन क्लास में करवाया था। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है विश्वसनीयता, वैधता है, पुनरावृत्ति है या सहज बोध अवलोकन है। तो वैज्ञानिक विधि में देखिए रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी विश्वसनीय तो होना चाहिए बिल्कुल, और वैलिडिटी यानी वैधता भी होनी चाहिए, और ये पुनरावृत्ति ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, विशिष्ट लक्षण अनिवार्य नहीं है कि कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन को अनिवार्य लक्षण के तौर पर नहीं कह सकते। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी ऑप्शन में है जॉनसन, पीटर बर्जन है, मर्टन है, और यहाँ पर आपके गॉर्फिंकल है। तो स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक जो है इसके लेखक हैं आपके हेरोल्ड गारफिंकल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। और इसी पुस्तक में इन्होंने एक नया परिप्रेक्ष्य दिया। कौन सा दिया? नृजाति पद्धति शास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर एथनोमेथोडोलॉजी ये पर्सपेक्टिव इन्होंने इसमें दिया है। अगला प्रश्न है, दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन की क्या विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन में है ये संपूर्ण का औसत नहीं है, ये प्रतिनिधित्वपूर्ण होगा, ये समष्टि के सदृश नहीं होगा, या उक्त सभी। तो दैव निदर्शन से अगर हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो ये सभी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसमें सभी के चुने जाने की संभावना होती है। तो इसलिए ये क्या होगा, पूरी तरीके से प्रतिनिधित्वपूर्ण होगा, और ये सदृश भी होगा और औसत भी होगा। तो यहाँ पर देखो नहीं दे दिया गया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा कि ये सभी का प्रतिनिधित्व करेगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था। मानव विकास, निर्धनता में कमी, प्रोत्साहन योग्य विकास, या फिर जनसंख्या नियंत्रण। तो रियो डी जेनेरियो 92 पर्यावरण सम्मेलन जो ये हुआ था, ये आपका केंद्रित था मुख्य तौर पर प्रोत्साहन योग्य विकास, या फिर इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इसमें फोकस किया गया था रियो 92 में। अगला प्रश्न देखेंगे, वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक वर्ग हो, अथवा समस्त जाति के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना हो, इसी को कहेंगे। इसका उद्देश्य उन तत्वों का निश्चय करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा समूह को व्यवहार विधि या इकाई अपने समूह के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। बहुत लंबी सी परिभाषा है केस स्टडी की, और आपको बताना कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा है पी.वी. यंग की। बहुत लंबी सी परिभाषा है। इस परिभाषा को एक जगह कहीं पे लिख के रख लीजिए कि व्यक्तिगत अध्ययन में इन्होंने शामिल किया है सामाजिक इकाई को, जिसमें व्यक्ति है, परिवार है, संस्था है, और उस जाति के जीवन का अनुसंधान और उसकी विवेचना। और उद्देश्य क्या इन्होंने बताया, उन तत्वों का निश्चय करना जो कि इकाइयों के जटिल व्यवहार या समूह के व्यवहार विधि को स्पष्ट करे। तो ये परिभाषा है पी.वी. यंग की। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। आपको अगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, 360p या 480p पे कर लीजिए तो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ये पेपर ही थोड़ा सा ऐसे है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। परिस्थिति एवं भूमिका, उप संस्कृति, संस्थाएं, समूह एवं उपसमूह। तो यहाँ पर सामाजिक संरचना का तत्व कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो सामाजिक संरचना में परिस्थिति भूमिका आएगा, संस्थाएं आएंगी, समूह और उपसमूह आएंगे, लेकिन सामाजिक संरचना में सब कल्चर यहाँ पर नहीं आएगा। ये तो एक अलग उपसंस्कृति, एक अलग संस्कृति होती है ना, जो मुख्य संस्कृति के साथ साथ उसके विपरीतार्थक चलती है, लेकिन उसी के साथ साथ चलेगी। तो उपसंस्कृति यहाँ पर बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका भाग नहीं है, राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। लेख, पुस्तक, शोध पत्र,
या पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं या साहित्य कला संगीत के कार्यों की समीक्षा है या उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। तो प्राथमिक स्रोत पूछ रहा है। तथ्य संकलन के दो स्रोत होते हैं, एक होता है प्राथमिक यानी प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में आ जाएंगे ये जो ऊपर के आपके सारे दिए हुए हैं कि शोध पत्र हो गया, लेख हो गया, पुस्तकें हो गई, पाठ्य पुस्तकें हैं, शब्दकोश हैं या फिर साहित्य कला के जो समीक्षा है, तो ये सब सेकेंडरी में आ जाएंगे। प्राइमरी सोर्स पूछ रहा है तो प्राइमरी में जब हम डायरेक्ट इंटरव्यू करेंगे उत्तरदाताओं से, जब हम सीधा साक्षात्कार करेंगे तो वो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। तो प्राथमिक स्रोत का डायरेक्ट इंटरव्यू, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अपनों से बड़ों का सम्मान करना ये क्या कहलाएगा? सामाजिक मूल्य है या सामाजिक प्रतिमान है, सांस्कृतिक गुण है या कानून है? तो अपनों से बड़ों का अगर हम सम्मान करते हैं तो इसको एक तो आप मूल्य कह सकते हैं कि ये अच्छा है, ठीक, एक तो ये मूल्य है, और दूसरे आप इसको एक गुण भी कह सकते हैं, और इसके अलावा ये एक तरीके का निर्देश भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हो जाएंगी, लॉ तो नहीं है लेकिन गुण भी इसको कह सकते हैं, मूल्य भी कह सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया था आयोग के द्वारा, ये डिलीटेड क्वेश्चन में जाएगा। अगला प्रश्न है, विगत वर्ष भारत के मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया? 100 स्मार्ट सिटी है, अमृत योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है या नमामि गंगे है? तो मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में कौन से उसको शामिल किया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें शामिल किया गया है दो चीज़ों को, एक तो आपका है स्मार्ट सिटी और दूसरा है अमृत योजना। स्मार्ट सिटी को शामिल किया गया है और अमृत योजना को शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी में अमृत योजना और 100 स्मार्ट सिटी को शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देखेंगे। संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक कौन से हैं जिन्होंने सेंसेट व्यू ऑफ कल्चर की बात की है? बिडनी है ऑप्शन में, टाइलर है, मेलिनोव्स्की है और सोरोकिन है। तो संस्कृति का अनुभूति दृष्टिकोण या अनुभूति मूलक संस्कृति या सेंसेट कल्चर की बात करते हैं आपके सोरोकिन। इन्होंने 3 टाइप बताए हैं संस्कृति के, तो उसमें से एक प्रकार है अनुभूति मूलक, और इन्होंने इंद्रिय परक, अनुभूति मूलक और इसके अलावा आदर्शात्मक संस्कृति की बात की है। तो 3 टाइप यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। अगला प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है ए अप्पादुराई, जे सी अलेक्जेंडर है, आर बेल है और योगेंद्र सिंह है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये पुस्तक है योगेंद्र सिंह की, बहुत फेमस पुस्तक है और कई बार पूछी भी जा चुकी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन में 20.01% है, 31.00, 33.06, 28.28%। तो 2011 की जो जनगणना आई थी उसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ये पूछा जा रहा है। और आप अगर सारे ऑप्शन को देखेंगे तो एग्जैक्ट कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। जो नगरीय जनसंख्या है वो यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट सही नहीं है, ना तो 31 एग्जैक्ट 31.00 नहीं है यहाँ पर। इसका जो है इसलिए इसको डिलीट किया गया था इस वाले प्रश्न को, तो ये डिलीटेड में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसन विहीन अपराध का नाम दिया है? यहाँ पर वसन विहीन अपराध पूछ रहा है, आपको शायद थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। वसन विहीन अपराध की अवधारणा किसने दी थी ये पूछ रहा है। ऑप्शन में है टॉफ्ट, सदरलैंड है, बेकेरिया है और क्लीनार्ड है। तो वसन विहीन अपराध की अवधारणा किसने दी थी यहाँ पर ऑप्शन में पूछा जा रहा है। तो वसन विहीन अपराध ये अगेन फिर से प्रश्न जो है ये डिलीट किया गया था। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को आयोग ने ऑथेंटिक तरीके से नहीं माना था, तो इसको डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न है, ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना? ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा,
ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना? मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ज्ञात और अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है? तो आपको अब दिखाई देगा आत्महत्या का कारण किसने माना है। ऑप्शन में है मेनेगर है, रूथ केवन है, और इसके बाद फ्रायड है और वेबर है। तो ये जो माना है, ये माना है रूथ केवन ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। रूथ केवन ने माना है ज्ञात और अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है? 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशन, ये इंडियन कॉन्सेप्ट में किसने किया है? ऑप्शन में है एम एन श्रीनिवास, एस.सी. दुबे हैं, योगेंद्र सिंह हैं और डी पोकाक हैं। तो 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशन की बात करते हैं एस.सी. दुबे। यहाँ पर इन्होंने 6 प्रकार की परंपराओं का वर्गीकरण किया है एस.सी. दुबे ने इसीलिए इसको 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशन बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन में है धार्मिकता, नजातीयता है, पारंपरिकता है और यहाँ पर नैतिकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है पारंपरिकता, या इन्होंने बात की है ट्रेडिशनैलिटी, क्योंकि इन्होंने 6 फोल्ड ट्रेडिशन की बात की है और सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में ये पारंपरिकता या ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनैलिटी को ऑथेंटिक तौर पर आयोग के द्वारा माना गया है। मैं ये जो भी आंसर बता रही हूँ सारे आयोग की ऑथेंटिक आंसर की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? ऑप्शन में है ए.आर. देसाई, आंद्रे बेते हैं, बी.आर. चौहान है और डी.एन. धनागरे हैं। तो हु स्टडीज नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम इन इंडिया फॉर ए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में किया है आपके ए.आर. देसाई ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, ए.आर. देसाई राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंग्लैंड में स्वायत्तशासन अपराध का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन में सदरलैंड है, कार्सन है और लेमर्ट हैं, उसके बाद डेविड मर्चा है। तो इंग्लैंड में पूछा जा रहा है। वैसे तो स्वायत्तशासन अपराध की अवधारणा अगर पूछता किसने दिया है तो वो आपके सदरलैंड होते, लेकिन यहाँ पर शब्द दिया है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में स्वायत्तशासन अपराध का किया है W.G. कार्सन ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नौकरशाही पर वेबर के निम्नलिखित विचारों में कौन असत्य है? इसमें से नौकरशाही का जो वेबर ने विचार दिया है इसमें से कौन सा एक गलत है? तो कौन कौन से विचार इसमें दिए हैं? पूंजीवादी और समाजवादी दोनों समाजों में नौकरशाही उपस्थित होगी, अत्यधिक भौतिक समृद्धि और मानसिक संतोष रहेगा इसमें, और प्रभावों से बचने का कोई उपाय नहीं है, मतलब नौकरशाही के प्रभाव हम पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और डी है असंबद्धता में वृद्धि होगी इससे। तो कौन सा इसमें से वेबर ने नहीं बताया है ये आपको बताना है। तो वेबर ने ये नहीं बताया है कि नौकरशाही की वजह से भौतिक समृद्धि होगी और मानसिक संतोष होगा। भौतिक समृद्धि तो चलो फिर भी मान लें, लेकिन मानसिक संतोष की बात तो वो कहीं से नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन उन्होंने नहीं बताया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। बाकी के तीनों की बात वो करते हैं कि इससे डिसटेंटमेंट बढ़ेगा और पूंजीवादी समाजवादी दोनों समाजों में नौकरशाही है और नौकरशाही के प्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट। अगला प्रश्न है, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में है जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और पेशेवर अपराधी। तो लोम्ब्रोसो ने जो अपराधियों का वर्गीकरण किया है इसमें से कौन सा प्रकार उन्होंने नहीं बताया है? तो इन्होंने नहीं बताया है प्रोफेशनल क्रिमिनल, यानी कि पेशेवर अपराधी की बात लोम्ब्रोसो ने नहीं की है। इसके अलावा इन्होंने पागल, जन्मजात और आकस्मिक अपराधी की बात की है। तो प्रोफेशनल क्रिमिनल की बात ये नहीं करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कुल प्रजनन दर को गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक होगा? तो अगर हम कुल प्रजनन दर को निकाल रहे हैं तो क्या चीज़ जाननी ज़रूरी होगी?
पहला ऑप्शन है जन्म, माता की आयु के समय जन्म, और दूसरा है आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या, और फोर्थ है आयु समूह के अनुसार विवाहित महिला जनसंख्या। तो कुल प्रजनन दर अगर हम निकाल रहे हैं तो इसमें से क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी आपको कूट में बतानी है। तो दो चीज़ें आवश्यक होंगी, एक तो माता की आयु कितनी है, बच्चे के जन्म के समय पे माता की आयु कितनी है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या कितनी है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर अनिवार्य होंगी, इसलिए सेकेंड और थर्ड सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत, या बोलते हैं इसको फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थियरी, ये किसने दी है? ऑप्शन में लोम्ब्रोसो है, जॉन डोलार्ड है, दुर्खीम है और पॉल ब्रोका है। तो विचलन के संदर्भ में ये सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जॉन डोलार्ड। ये जो निराशा आक्रामकता सिद्धांत है ये जॉन डोलार्ड ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है? ऑप्शन में एस.सी. दुबे हैं, ए.आर. देसाई हैं, एम.एन. श्रीनिवास हैं और विलियम वाइजर हैं। तो जजमानी संबंधों का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया है आपके विलियम वाइजर ने जजमानी संबंधों का। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्यों डिलीट किया गया था आई डोंट नो, बट यहाँ पर सही उत्तर जो है विलियम वाइजर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन में है अशिक्षा, और इसके बाद है जातिवाद, फिर सीमित साधन और उपयुक्त सभी। तो पंचायती राज की असफलता के लिए ये सभी चीज़ें उत्तरदायी होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जातिवाद होगा तो अपनी जाति के लोगों को लोग फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वोटिंग में भी वही चीज़ आएगी। तो पंचायती राज असफल रहेगा, अशिक्षा कि लोग अपने अधिकारों के प्रति नहीं जान पाते हैं, और सीमित साधन पंचायती राज में है यहाँ पर। तो तीन हो जाएंगे, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? 30 जनवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से, या 15 अगस्त 2006 से, या 2 अक्टूबर 2006 से। तो ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मनरेगा आपका लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका ये राइट हो जाएगा, 2 फरवरी 2006। अगला प्रश्न है भारतीय योजना में स्त्रियों के प्रति कल्याण के विकास के उपागम की ओर कब परिवर्तन आया था? तो ये प्रश्न अगेन फिर से डिलीट किया गया था आयोग के द्वारा। देख सकते हैं आप कितने सारे प्रश्नों को डिलीट किया गया था, तो इसको फिर से डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद समाजशास्त्र में जेंडर विमर्श प्रारंभ हुआ? कौन सा जो बुक है जिसके द्वारा जेंडर डिस्कोर्स को स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन में विमेन द लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन, मेल एंड फीमेल है, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी है, सेकेंड सेक्स है। तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, सेकेंड सेक्स है। ये पुस्तक आई थी 1957 में। अब आपके लिए प्रश्न है, ये पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। बहुत आसान सा प्रश्न मैं दे रही हूँ, इसके लेखिका कौन है आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, सोशोलॉजी इज ए सोशल फिजिक्स, ये किसने कहा है? स्पेंसर है, कॉम्ट है, मैक्स वेबर है और मैकाइवर है। तो सोशोलॉजी को सोशल फिजिक्स की बात कौन करता है यहाँ पर? तो सोशोलॉजी को सोशल फिजिक्स, वैसे तो ये पुस्तक आपके कॉम्ट होना चाहिए, तो कॉम्ट राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कथन दे दिया गया है तो इसलिए इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया था। लेकिन वैसे इसका जो आंसर है वो कॉम्ट होना चाहिए था, लेकिन इसको भी अगेन डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांव का उल्लेख मिलता है? खेड़ा, गुम्पू, भूतरा, घोष या गांव? तो वाल्मीकि रामायण जो है इसमें गांव का उल्लेख मिलता है घोष और ग्राम, ये दो प्रकार के गांव का। तो घोष और ग्राम दो प्रकार के गांव का उल्लेख मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है सामाजिक दर्जा या सोशल स्टेटस सामाजिक दर्जा, आप देख सकते हैं, इसीलिए इंग्लिश देखना कितना ज़रूरी हो जाता है। सोशल स्टेटस का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन में समूह में व्यक्ति का स्थान है, प्रथागत सम्मान है, व्यक्ति से अपेक्षा और व्यवसाय की प्रकृति। तो सोशल स्टेटस का अर्थ यहाँ पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। सोशल स्टेटस का मीनिंग होता है कि
पोजीशन क्या है व्यक्ति की, ग्रुप में क्या पोजीशन है, तो समूह में व्यक्ति का क्या स्थान है, ये हो जाएगा इसका अर्थ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्न वर्ग संस्कृति का कौन सा एक उदाहरण है? काउंटर कल्चर, कंट्रोल कल्चर, सब कल्चर या फिर डोमिनेंट कल्चर। तो यहाँ पर निम्न वर्ग संस्कृति के बारे में पूछा जा रहा है। निम्न वर्ग संस्कृति एक तरीके से सब कल्चर होती है, मूल संस्कृति से थोड़ा सा हटके होती है लेकिन उसकी विरोधी नहीं होती है। तो यहाँ पर सब कल्चर उप संस्कृति का उदाहरण होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक एवं गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में बांटा है? ऑप्शन में आपके नाडेल है, लिंटन है, लुंडबर्ग है, इलियट और मैरिल है। तो ये दो प्रकार की भूमिकाओं की बात यहाँ पर पूछा जा रहा है और ये बात करते हैं आपके SF नॉडेल। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया था? ऑप्शन में एंथनी गिडिंग्स है, मार्शल मैक्लुहान है और इमैनुअल वॉलस्टीन है और ए एनियट है। तो वैश्विक ग्राम या ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट, ये भी आसान सा प्रश्न है, आपको आ रहा होगा, ये दिया है मार्शल मैक्लुहान ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ऑप्शन में सेरिफ है, हर्बर्ट हाइमन है, हंट है और मॉरिस जिन्सबर्ग है। तो संदर्भ समूह का सबसे पहले जो यूज़ किया है वो किया है हर्बर्ट हाइमन ने, बाद में इसको प्रयोग किया है आपके मर्टन ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? लुंडबर्ग है, मेलेनवस्की है, गुडियम हार्ट है और पार्सन्स हैं। तो सहभागी अवलोकन को यूज़ किया है अपने अध्ययन में मेलेनवस्की ने, बी मेलेनवस्की यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है। मतलब हम अगर दक्षिण भारत की नातेदारी को देखेंगे तो हम ये डिफरेंस वहाँ पर नहीं लगा सकते कि कौन सा जन्म का परिवार है, कौन सा परिवार विवाह के बाद बना है। क्यों? यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्रॉस कजिन मैरिज चलती है। तो जब क्रॉस कजिन मैरिज होगी तो चचेरे ममेरे भाइयों में विवाह हो जाएगा, तो हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन से खून के रिश्ते हैं और कौन से वैवाहिक रिश्ते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, ये बहुत फेमस सी पुस्तक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे लोगों अथवा समूहों की गतिविधि का निम्न स्थितियों से उच्चतर पर पहुँचना निम्न में से क्या है? अगर कोई लोग हैं या समूह है और वो निम्न से उच्चतर स्थिति पर पहुँच रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? कौन सी गतिशीलता है ये? क्षैतिज है या फिर अनुलंब है या अधोमुखी है या अपवर्ड है? तो अगर कोई जैसे क्लर्क है और उसके बाद वो टीचर हो गया, फिर वो प्रिंसिपल हो गया, तो निम्न स्थिति से उच्च पर पहुंच गया, तो इसको अपवर्ड मोबिलिटी कहेंगे, यानी कि उन्नतिशीलता इसको हम कहेंगे। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न अंतर पीढ़ी गतिशीलता क्या बताती है? अंतर पीढ़ी गतिशीलता एक ही पीढ़ी में गतिशीलता या पीढ़ियों के बीच में गतिशीलता या उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंतर पीढ़ी यानी दो पीढ़ियाँ, तो पीढ़ियों के बीच में गतिशीलता, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इनइक्वलिटी, संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? डेविस और मूर है, पार्सन्स है, मर्टन है और सोरोकिन है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं आपके डेविस और मूरे। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट होगा। डेविस और मूरे ये बात करते हैं संस्थागत विषमता की। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है नृजाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? एथनोमेथोडोलॉजी का मैटर पूछ रहा है। तो नृजाति पद्धति शास्त्र में हम क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम अध्ययन करते हैं अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित और अंतः संप्रेषित होते हैं। ठीक,
बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। सामाजिक घटनाओं का हम करते हैं फेनोमेनोलॉजी में, तो सामाजिक घटनाएं जो है इसका हम फेनोमेनोलॉजी में करेंगे, लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी पूछ रहा है तो प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन जिसके थ्रू मीनिंग और कम्युनिकेशन और इंटर कम्युनिकेटेड होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये पुस्तक पूछ रहा है, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, आपको सभी को इसका उत्तर आ रहा होगा। इसका उत्तर है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। अगला प्रश्न देखेंगे, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। संघर्ष और क्या है, रिजोल्यूशन, समाधान के माध्यम से होता है। परिवर्तन को कौन सा ये जो है बताता है कि संघर्ष के माध्यम से परिवर्तन होता है। तो संघर्ष को प्रायोरिटी देते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट वाले यानी डायलेक्टिक वाले, तो कार्ल मार्क्स का यहाँ पर पर्सपेक्टिव आ जाएगा द्वंद्वात्मक। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रमानुसार बताना है कि कौन पहले आया था। इस तरीके से सीक्वेंस लगा करके आपको बताना है। तो अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले आपके आए हैं कार्ल मार्क्स, उसके बाद आपके आए मैक्स वेबर, फिर रॉबर्ट लिंड और उसके बाद C.W. मिल्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने ये तर्क दिया कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। H. हाइमन, R.K. मर्टन, C.H. कूले या फिर मीड। तो प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है, ये मानते हैं आपके मर्टन। बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी। तो ऑप्शन में मैकाइवर है, सोरोकिन है, रेडफील्ड है और विलियम ऑकबर्न है। तो सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट दिया है आपके ऑकबर्न ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, नाडेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना की उत्पत्ति का स्थान है, या सामाजिक संरचना जो है वो कहाँ से बनती है। तो इसका उत्तर मेरे अकॉर्डिंग भूमिका व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भूमिकाओं की गठरी की बात की है। सामाजिक संरचना भूमिकाओं की गठरी है, नाडेल ऐसा बात करते हैं। लेकिन इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इसका बी आंसर होना चाहिए। तो ये थे UPHSC एडवर्टीजमेंट 47 सोशोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि मैंने अभी सॉल्व कराए। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।